हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। काफ़ी महीनों बाद पुनः मैंने मेरे YouTube चैनल GS स्टडी ग्रुप पर वीडियोज़ बनाने शुरू किए हैं। विद्यार्थियों, इस समय देश भयंकर महामारी कोरोना की चपेट में है तथा सरकार ने गाइडलाइन जारी की है तथा सरकार ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा भी स्थगित कर दी है। मैं आपको बता दूं कि सरकार किसी भी हाल में बोर्ड परीक्षा करवाएगी। आप सभी बच्चे तैयारी करते रहें, कोरोना महामारी में घर में रहें, स्वस्थ रहें, मास्क का प्रयोग करें और लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। बोर्ड परीक्षा स्थगित होते ही विद्यार्थियों ने किताबों से दूरी बना ली है। वर्तमान समय में विद्यार्थियों को जो याद है वह भी भूल रहे हैं। इसीलिए मैंने भी अपनी तरफ से कुछ करने को चाहा ताकि विद्यार्थियों की अनवरत पढ़ाई होती रहे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको भूगोल कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आधारित कुछ मॉडल पेपर हल करवाऊंगा। आप इन्हें बार बार मॉडल पेपर को यानी इनकी वीडियो को देखते रहें तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको अगले वीडियो की लिंक मिल सकें। जो वीडियो में मैं प्रश्न पूछूंगा उनके आंसर आप वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में देवें। मैं आपको 4-5 मॉडल पेपर में संपूर्ण भूगोल कवर करवा दूंगा। इसके पश्चात यदि मुझे समय मिला तो मैं संस्कृत इतिहास के भी मॉडल पेपर आपको मेरे इस चैनल के माध्यम से हल करवाऊंगा। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरुआत करते हैं। आज भूगोल का प्रथम मॉडल पेपर। आपको मैं बता दूं कि भूगोल बोर्ड परीक्षा का जो पेपर है वो 5 खंडों में विभाजित होता है। देखिए ये आपकी स्क्रीन पर भूगोल का मॉडल पेपर। इसमें खंड अ, जिसमें पहले प्रश्न में 10 छोटे छोटे प्रश्न होते हैं ऑब्जेक्टिव। उसके बाद 2 से 11 जो प्रश्न हैं वो भी छोटे छोटे। तो कुल खंड अ में यानी 20 प्रश्न होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। खंड ब 12 से 15 प्रश्न, 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। खंड स 16 से 19, 4 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का। खंड द 20 से 21 जो मानचित्र आधारित प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। और खंड य 22-23वां प्रश्न होता है, 2 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। तो चलिए आज के इस मॉडल पेपर का पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, संभववाद की नींव किसने रखी? संभववाद। तो देखिए ऑप्शन में अ में रेडजेल, ब में एलन सैंपल, संब्लॉश और द में कार्ल सावर। विद्यार्थियों में बता दूं कि संभववाद की नींव रखी थी ब्लाश, और ब्लाश का पूरा नाम था पॉल विडोल डी ला ब्लास। ये फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने संभववाद का प्रतिपादन किया था। मैं आपको बता दूं कि संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लुसियन फेब्रे ने किया था। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं में अन्य नाम है ब्रुन्स, दी मार्तोन, डिमांजिया, फेब्रे। इनके नाम भी याद रखना। अभी यहाँ पर देखिए सभी जो ऑप्शन हैं इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला है रेडजेल, जर्मन भूगोलवेत्ता फ्रेडरिक रेडजेल जो आधुनिक मानव भूगोल के पिता कहे जाते हैं। ये नियतिवाद यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद के प्रवर्तक थे। विद्यार्थियों, आपको बताना है
कि फ्रेडरिक रैटजेल की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? दूसरा ऑप्शन है एलन सैम्पल, फ्रेडरिक रैटजेल की अमेरिकी भूगोलवेता जो इसकी शिष्या भी थी, इन्होंने भी नीतिवाद का समर्थन किया था। ऑप्शन नंबर द कार्ल सॉवर, जो अमेरिकी भूगोलवेता है, सांस्कृतिक भूगोल के जन्मदाता भी माने जाते हैं। तो पहला प्रश्न जिसका राइट आंसर है स, इन संभववाद की संकल्पना विडोट डी ला ब्लॉस ने प्रस्तुत की थी। दूसरा प्रश्न है, भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं? विद्यार्थी, आपको पता लग गया होगा कि 10 लाख वाले यानी 10 लाख से अधिक जो जनसंख्या है उसको महानगर कहा जाता है, यानी मेट्रो सिटी। और जो भी ऑप्शन है इसमें उनके बारे में भी थोड़ी बता देता हूँ मैं। यानी नगर, नगर उसे कहते हैं जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से अधिक किंतु 10 लाख से कम होती है। सन्नगर एक विशाल विकसित नगरीय प्रदेश होता है। और सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडिस महोदय ने किया था। भारत में दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, ग्वालियर ये सन्नगर के मुख्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है व्रतनगर, जिसे मेगालोपोलिस भी कहा जाता है, विश्व नगरी भी कहा जाता है। विद्यार्थियों, आपको बताना है कि मेगालोपोलिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब व किसने किया है। आपको अपना आंसर इस वीडियो की कमेंट्स बॉक्स में देना है। वृतनगर यानी विश्व नगरी, यहाँ की जनसंख्या 50 लाख से अधिक होती है। तो दूसरा जो प्रश्न है उसका सही आंसर है ब, महानगर, यानी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों को महानगर, मेट्रो सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, एस्किमो लोगों के जीवन में किन मछलियों का अत्यधिक महत्व है? तो एस्किमो जनजाति, जिसका अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला, और एस्किमो जनजाति सर्वाधिक सील मछलियों का शिकार करते हैं। ये जनजाति ग्रीष्म ऋतु में समुद्र के तट के किनारे बर्फ की चट्टानों में छिद्र बनाते हैं और उस छिद्र पर हड्डी गाड़ देते हैं। जब कोई मछली उस छिद्र पर श्वास लेने आती है तो हड्डी हिलती हैं और ये एस्किमो जनजाति के लोग हार्पून हथियार से सील मछली का शिकार करते हैं। और आपको विद्यार्थियों बताना है कि जब वो मछली उस छिद्र के पास आती हैं तो एस्किमो जनजाति के लोग उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो उस प्रतीक्षा करने को क्या कहा जाता है? सील मछलियाँ उनके वस्त्र, ऊर्जा, भोजन सब कुछ प्रदान करती हैं, इसीलिए इस जनजाति के लोगों के जीवन में बहुत महत्व है। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का प्राचीनतम उद्यम कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम उद्यम कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक जो प्राचीन उद्यम है वो है आखेट और भोजन संग्रहण। आखेट या भोजन संग्रहण, ऑप्शन ब बिल्कुल सही इसका आंसर है। यहाँ पर
विद्यार्थियों में बता दूं कि खनन, भोजन संग्रहण, आखेट, मछली पकड़ना, पशुचारण, ये सभी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सबसे जो प्राचीनतम जो उद्यम हैं वो आखेट भोजन संग्रहण है। आपको बताना है विद्यार्थियों कि जो प्राथमिक व्यवसाय में जो मजदूर जो संलग्न होते हैं, जो श्रमिक जो कार्य करते हैं, उसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में अ में 1102, ब 47, स 382, द 200। तो विद्यार्थियों आपको पता लग गया होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो 382 है। कितना है? 382। अन्य ऑप्शन है, इनके बारे में मैं आपको जानकारी बता देता हूँ कि जो ब ये विश्व का औसत घनत्व था। 2013 के अनुसार विश्व का जो औसत जो घनत्व है वो 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। ऑप्शन द दिया हुआ यहाँ 200, तो 200 विद्यार्थियों राजस्थान का औसत घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वो बिहार राज्य का है 1102। तो ये सब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनके बारे में आपको मैं जानकारी बता दी। अब आपको विद्यार्थियों बताना है, इसमें भी एक प्रश्न कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का सर्वाधिक औसत घनत्व है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने के क्या उपाय। ऑप्शन अ जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, ब क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रयोग पर रोक, स अधिकाधिक वृक्षारोपण, और द उपरोक्त सभी। तो विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि ग्रीन हाउस प्रभाव को कम करने में जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोलियम गैस और कोयला का भी काफ़ी योगदान है। इसके पश्चात क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है CFC है, जो शीत प्रशीतक में उपयोग में ली जाती हैं, ये भी ग्रीन हाउस के प्रभाव को बढ़ाती हैं। अधिकाधिक वृक्षारोपण करेंगे तो भी ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है वो कम होगा। तो ये सभी ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किस नगर को कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किस नगर को कहते हैं। देखिए यहाँ ऑप्शन अ में बम्बई, कानपुर, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। तो विद्यार्थियों सूती वस्त्र उद्योग की जो राजधानी है उसको भारत का जो मेगा नगर मुंबई को ही कहा जाता है। सूती वस्त्रों का केंद्र, सूती वस्त्रों की राजधानी और भारत का कॉटनोपोलिस व मानचेस्टर भी मुंबई को ही कहा जाता है। भारत का मानचेस्टर, सूती वस्त्रों का केंद्र, सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी, ये सब मुंबई के उपनाम हैं। अन्य ऑप्शन दिए हुए इनके बारे में मैं आपको जानकारी बता दूं कि कानपुर जो उत्तर प्रदेश का एक नगर है, ये अग्रणी वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। इसे उत्तर भारत का मानचेस्टर कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मानचेस्टर कानपुर, अहमदाबाद सूती वस्त्रों का बहुत अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर भी, इसीलिए अहमदाबाद को भी पूर्व का बोस्टन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का बोस्टन। नेक्स्ट जो अंतिम ऑप्शन द कोयम्बटूर, दक्षिणी भारत का जो मानचेस्टर इस नगर को कहा जाता है। कोयम्बटूर में सूती धागे का निर्माण सर्वाधिक किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में चीनी का
सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तमिलनाडु दिए हुए। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सर्वाधिक जो चीनी का जो सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसके पश्चात महाराष्ट्र का स्थान आता है। दक्षिण भारत के राज्यों की बात करें तो जो तमिलनाडु राज्य है, यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो भारत में सर्वाधिक होता है। विद्यार्थियों, आपको बताना है कि विश्व में सर्वाधिक चीनी का उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक चीनी उत्पादक देश कौन सा है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? चंबल परियोजना चंबल नदी पर बनाई गई है। चंबल नदी राज्य की सबसे लंबी नदी है और इस परियोजना में राजस्थान और मध्य प्रदेश का 50-50% हिस्सा है। चंबल परियोजना 1953 और 54 में शुरू की गई और चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश की जनापाव की पहाड़ी से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 966 किमी है, जो राजस्थान में मात्र 135 किलोमीटर प्रवाहित होती हैं। चंबल परियोजना राज्य की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि चंबल परियोजना किन किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश किस जिले में पाए जाते हैं? सर्वाधिक गोवंश। तो गोवंश की दृष्टि से सर्वाधिक जो गोवंश पाए जाते हैं राज्य में वह उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। कौन से जिले में? उदयपुर। और न्यूनतम धौलपुर में पाए जाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन ब दिया हुआ है तो ब में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक जो भैंसें हैं वो अलवर जिले में पाई जाती हैं और न्यूनतम जैसलमेर जिले में भैंसें पाई जाती हैं। ऑप्शन जो ब है बाड़मेर, तो बाड़मेर जिले में सर्वाधिक गधे पाए जाते हैं और न्यूनतम गधे हैं वो दौसा जिले में पाए जाते हैं। ऑप्शन जो द है भरतपुर, तो भरतपुर में सर्वाधिक सूअर पाए जाते हैं और न्यूनतम जो सूअर है वो सिरोही जिले में पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि राजस्थान में सर्वाधिक गोवंश उदयपुर जिले में पाए जाते हैं। बाड़मेर में गधे, अलवर में भैंस और भरतपुर में सूअर। नेक्स्ट प्रश्न है, अब दूसरा प्रश्न, क्रॉस क्या है? क्रॉस क्या है? तो देखिए विद्यार्थी, इस प्रश्न का आंसर है कि बुशमैन की स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है। कौन सा होता है? चोंगा, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। तो क्रॉस क्या है कि बुशमैन की स्त्रियों के वस्त्रों में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण वस्त्र चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, लिंगानुपात किसे कहते हैं? तो लिंगानुपात जनसंख्या में पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। जनसंख्या में पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र से ज्ञात किया जाता है, स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या इंटू 1000। तो ये जो फॉर्मूला है, इसका जो सूत्र है वो भी विद्यार्थियों याद रखना, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है कि लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है। विद्यार्थी आपको बताना है कि विदेशों में लिंगानुपात ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा सूत्र प्रयोग में लिया जाता है। प्रश्न का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न है, परिवहन का सबसे तीव्रतम व आधुनिक साधन कौन सा है?
तो विद्यार्थियों, परिवहन का सबसे तीव्रतम व आधुनिक साधन वायु परिवहन है। कौन सा परिवहन है? वायु परिवहन। वायु परिवहन इसकी भारत में सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1911 में इलाहाबाद व नैनी के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1911 इलाहाबाद व नैनी के बीच में। नेक्स्ट प्रश्न 5वां, पूर्व पश्चिम गलियारा किन दो शहरों को जोड़ता है? पूर्व पश्चिम जो गलियारा है वो किन दो शहरों को जोड़ता है? तो पूर्व पश्चिम गलियारा असम के सिलचर और गुजरात की पोरबंदर नगर को आपस में जोड़ता है। इस गलियारे की जो लंबाई है कुल 3640 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है। विद्यार्थियों, आपको बताना है कि उत्तर दक्षिण जो गलियारा है उसकी लंबाई कुल कितनी है और वो किन दो भारत के नगरों को जोड़ता है। इसके साथ आपको इस प्रश्न का भी जवाब देना है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है? तो इस प्रश्न का आंसर सही है कि राजस्थान में विविध प्रकार के खनिजों की प्राप्ति के कारण खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में खनिज सर्वाधिक निकाले जाते हैं। खनिजों की दृष्टि से राजस्थान एक समृद्ध राज्य है, इसी कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, धात्विक और अधात्विक खनिज में कोई एक अंतर बताइए। तो धात्विक खनिज में विद्यार्थियों धातु का अंश पाया जाता है और अधात्विक खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता है। ये आपको याद रखना है कि धात्विक खनिज में धातु का अंश और अधात्विक खनिज में धातु का अंश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8वां कि राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कोई दो कारण लिखिए। राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के कोई दो कारण लिखिए। तो पहला है पितृसत्तात्मक परिवार, यानी परिवार में पिता ही मुखिया होना, ये राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि यानी पुरुष का जो महत्व है वो परिवार में अहम माना जाता है। दूसरा जो मुख्य कारण है कन्या लिंग भ्रूण हत्या, यानी प्रसव से पूर्व लिंग जांच करके कन्या होने की स्थिति में उस भ्रूण की हत्या कर दी जाती है। ये भी राजस्थान में लिंगानुपात कम होने का एक मुख्य कारण है। इनके अलावा दहेज, अशिक्षा, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं होना, ये सभी कारण भी राजस्थान में लिंगानुपात कम होने के हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 से 11 रिक्त स्थान है, खाली जगह भरनी है। देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न 9, मानव समाज उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है, ये सभी संबंध गत्यात्मक हैं। ये जो खाली जगह दी हुई थी जो यहाँ भरी हुई है, तो इस प्रश्न की जो सही खाली जगह थी ये गत्यात्मक। देखिए यहाँ पर ऑप्शन में दिए हुए हैं गत्यात्मक, थाने, फवारा, बूंद बूंद, यानी यह जो शब्द हैं इन खाली जगहों में भरने थे। तो यहाँ पर प्रश्न 9 में सही खाली जगह है गत्यात्मक। प्रश्न 10, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के मध्य 34 किलोमीटर चलाएगी। तो इसमें सही खाली जगह थी थाने। फवारा सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल की बचत करनी चाहिए। तो फवारा और बूंद बूंद यहाँ पर दो खाली स्थान थे जो भर दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 ध्यान दें, भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के 4 कारण लिखिए। तो पहला कारण है नगरों में गांव की अपेक्षा अधिक सुविधाएं होना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव, परिवहन व संचार साधनों का विकास, नगरों में शिक्षा व चिकित्सा की
सुविधाएं। ये जो चारों कारण हैं ये भारत में नगरीय जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं। नगरों की जनसंख्या दिनों दिन बढ़ रही है, नगरीकरण अधिक से अधिक हो रहा है, इनके पीछे ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13, बुशमैन की आर्थिक क्रियाकलापों को समझाइए। यानी बुशमैन जनजाति हैं वो किस प्रकार के जो आर्थिक क्रियाकलाप करती हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है कि जनजातियों की जो अर्थव्यवस्था का जो आधार खाद्य संग्रहण, आखेट, घुमक्कड़ जीवन, पशुचारण, आदिम ढंग की निर्वहन कृषि। यानी कोई भी जो जनजाति हैं उन सभी जनजातियों का जो क्रियाकलाप ये सभी होते हैं। तो बुशमैन जनजाति हैं इसका मुख्य जो आर्थिक क्रियाकलाप है आखेटक और खाद्य संग्रहण, इन शिकार करना और जंगलों से भोजन को, कंदमूल, फल को इकट्ठा करना। आखेट मछली, पौधों की जड़ें, शहद इनके भोजन के प्रमुख अंग हैं। बुशमैन दीमक, चींटियाँ और उनके अंडे भी इनको बहुत पसंद हैं। ये इनके स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ हैं। स्त्रियाँ व बच्चे कंदमूल, फल, तरबूज इत्यादि भी अधिक खाते हैं। तो ये थे बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हैं। विद्यार्थियों इस प्रश्न का सही आंसर है इस व्यवसाय में की जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित हैं। इस सेवा श्रेणी का जो व्यवसाय, इस यानी तृतीयक जो व्यवसाय है इसको सेवा श्रेणी का व्यवसाय भी कहते हैं। इस व्यवसाय की यह व्यवसाय कुशल श्रमिकों, प्रशिक्षित विशेषज्ञों द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, संचार, सेवाएं में बैंक, बीमा, पर्यटन ये सभी शामिल हैं। तो ये सभी तृतीयक व्यवसाय के उदाहरण थे। नेक्स्ट प्रश्न 15वां है, जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु 4 उपाय बताइए। विद्यार्थियों देखिए, जल प्रदूषण नियंत्रण के 4 उपाय निम्न हैं। पहला है रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा है कल कारखानों का दूषित जल नदियों में प्रवाह को रोकना, यानी कल कारखानों का जो दूषित जल है वो नदियों में प्रवाहित नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है जल स्रोतों में कूड़ा करकट, मलमूत्र निपटान नहीं करना है। नेक्स्ट है दूषित जल को पुनः शुद्ध करके उपयोग में करना है। तो ये चारों जो कारण हैं ये जल प्रदूषण नियंत्रण करने के उपाय हैं। अब विद्यार्थियों खंड स शुरू हो रहा है। तो इसमें 16 प्रश्न है, भारत में उद्योगों के विकास के 3 सुझाव दीजिए। यानी भारत में उद्योगों का विकास और भी बहुत अच्छी तरह से हो तो आप उसके विकास के कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं। जिसमें पहला सुझाव है पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाई जाएं। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीनें लगाई जाएं। उचित निरीक्षण की व्यवस्था हो, लाइसेंस प्रणाली का उदारीकरण हो। तो ये जो उपाय हैं यदि हम करेंगे तो भारत में उद्योगों का विकास और भी अच्छी तरह से होगा। नेक्स्ट प्रश्न 17वां, भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के 3 उपाय सुझाइए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के कुछ उपाय हैं, जिसमें पहला है विवाह की आयु में वृद्धि करना। दूसरा उपाय है परिवार कल्याण कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा व साक्षरता में वृद्धि की जाए तो भारत में जनसंख्या वृद्धि को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18वां, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारणों का वर्णन करो। तो सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे स्थानीय को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं।
जो निम्न है। नेक्स्ट प्रश्न 18वां, भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रभावित करने वाले कोई 3 कारणों का वर्णन करो। देखिए विद्यार्थियों, कच्चा माल, आर्द्र व नम जलवायु, बाजार, पूंजी, शक्ति के साधन, जल की उपलब्धता, मानव श्रम, परिवहन, सरकारी प्रोत्साहन, ये सभी उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले सभी कारण हैं। इसमें 3 कारणों का हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले कच्चा माल। सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कच्चा माल है। इसका कच्चा माल मुख्य रूप से कपास होता है। सूती वस्त्र उद्योग का जो कच्चा माल है वो कौन सा होता है? कपास। विश्व के बहुत भागों में कपास उत्पादक क्षेत्र में ये उद्योग विकसित हुआ है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में मुंबई, अहमदाबाद और संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास पेटी में इस उद्योग जो अधिक से अधिक विकसित हुआ है। कपास एक कच्चा माल है जिसके भार हाथ से नहीं होता है, अतः इसे हम कम परिवहन व्यय पर भी दूर तक ले जाया जा सकता है। तो ये मुख्य कारण है सूती वस्त्र उद्योग के लिए, वो है कपास। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो कारक हैं वो है आर्द्र व नम जलवायु। शुष्क जलवायु में धागा बार बार टूटता है, जिससे सूत काटने या कपड़ा बुनने में बड़ी कठिनाई आती हैं। अतः इसके लिए आर्द्र जलवायु, समुद्र समीर उपयुक्त रहती हैं। यही कारण है कि अधिकांश सूती वस्त्र उद्योग समुद्र के निकट आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में स्थापित किए जाते हैं। अनुकूल जलवायु के कारण ही ब्रिटेन, जापान, रूस और भारत में महाराष्ट्र और गुजरात में ये उद्योग उन्नति कर रहा है। यानी जलवायु जहाँ की आर्द्र व नम है वहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग अधिक से अधिक स्थापित किए गए हैं। तो सूती वस्त्र उद्योग के स्थायीकरण में तीसरा भी महत्वपूर्ण कारक है, वो है बाजार। यदि बाजार तथा कपास उत्पादक क्षेत्रों में अन्य कारकों की अनुकूलता एक जैसी हैं तो इस उद्योग की अवस्थिति में बाजार का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कपास उत्पादक क्षेत्र और बाजार दोनों निकट हैं, पास पास में हैं, तो ये उद्योग बहुत अधिक विकसित होता है। क्योंकि बाजार की सुविधा के साथ साथ परिवहन, परिवर्तनशील मांग और फैशन के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन किया जा सकता है। बाजार की मांग ज़्यादा होती है, परिवर्तनशील मांग होती है, फैशन आधारित मांग होती है, तो सूती वस्त्र उद्योगों का अधिक से अधिक विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19, सघन व प्रकीर्ण अधिवास में 3 अंतर बताइए। ग्रामीण जो अधिवास के प्रकार हैं सघन व प्रकीर्ण। तो सघन अधिवास की विशेषताएं कि सभी आवास पास पास होते हैं, आवासों की संख्या 40-50 से लेकर सैकड़ों तक होती हैं और सामाजिक प्रगाढ़ता होने से एक दूसरे के सुख दुख में सहभागी होते हैं। यानी सघन अधिवास में निवास करने वाले लोग, यहाँ के आवास पास पास में होते हैं, आवास 40 से 50 से लेकर सैकड़ों तक होती हैं आवासों की संख्या, और उसमें सामाजिक प्रगाढ़ता ज़्यादा होती हैं। अब जो प्रकीर्ण जो अधिवास होते हैं उसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं हम। ये अधिवास छितरे व बिखरे होते हैं। ये आवास एक दूसरे से दूर व कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के आदी होते हैं। यानी प्रकीर्ण जो अधिवास है वो बिखरे और छितरे होते हैं। ये आवास एक दूसरे से दूर कृषि भूमि को छोड़कर बनाए जाते हैं। व्यक्ति स्वतंत्र जीवन यापन के भी आदी होते हैं। इसके अलावा इनकी और भी विशेषताएं, सघन अधिवास में इनकी संख्या उपलब्ध संसाधनों के आधार पर 500 से 1000 या इससे भी अधिक होती हैं। अधिवास प्राय ये खेतों के मध्य किसी ऊंचे व बाढ़ से सुरक्षित स्थानों पर भी बसे होते हैं। प्रकीर्ण अधिवास, इनके निवासियों में एक दूसरे में सहयोग की भावना कम होती है। अधिवासों के अंदर कृषि में संलग्न जातियों में ऊंच नीच की भी भावना भी होती है। ये अन्य इन दोनों अधिवासों में अंतर हैं। नेक्स्ट जो खंड शुरू होता है हमारा वो है द विश्व मानचित्र में निम्नलिखित लौह इस्पात उत्पादक केंद्रों को दर्शाइए। इन विश्व के मानचित्र में लौह इस्पात केंद्रों को दर्शाना है। तो यहाँ पर कुछ केंद्रों के नाम दिए हुए हैं, बफेलो, सेंटोस, सार और ओसाका। तो विद्यार्थियों, मैंने यहाँ पर
विश्व का मानचित्र दिया है। यहाँ पर ये 4 मुख्य लौह इस्पात केंद्र नहीं, यहाँ पर हम अनेक केंद्रों के बारे में, लौह इस्पात केंद्रों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, तो यहाँ जो पहले दिए हुए उन केंद्रों की स्थिति इस संसार के मानचित्र में देख लेते हैं। पहला था बफेलो, ये देखिए पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। उसके बाद सार यहाँ पर जर्मनी फ्रांस के पास, सार ओसाका ये जापान में यहाँ पर। इसके बाद था सेंटोस यहाँ देखिए विद्यार्थियों, दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है, यहाँ पर सेंटोस लौह उत्पादक केंद्र हैं। इसके अलावा मैं आपको इस मानचित्र में बता दूं, मुख्य लौह इस्पात केंद्र और भी आ सकते हैं परीक्षा में। तो देखिए यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका यानी जो उत्तरी अमेरिका की हम बात करें तो सैन फ्रांसिस्को, शिकागो, पिट्सबर्ग, बर्मिंघम, लॉस एंजल्स, ये सभी मुख्य लौह इस्पात केंद्र हैं। दक्षिण अमेरिका की हम बात करते हैं तो सेंटियागो, सेंटोस, रियो डी जेनेरो, साओ पालो, ये मुख्य लौह इस्पात केंद्र हैं। अफ्रीकी महाद्वीप की यदि हम बात करें तो यहाँ पर जोहान्सबर्ग, सेलेस्बरी मुख्य लौह इस्पात केंद्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में पर्थ और सिडनी मुख्य लौह इस्पात केंद्र हैं। एशिया महाद्वीप की हम बात करते हैं तो जापान में टोक्यो, ओसाका, चीन में शंघाई, भारत में जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, पाकिस्तान में कराची, चीन में वुहान, बीजिंग, और यदि हम रूस की बात करें तो लेनिनग्राड, मॉस्को, यूक्रेन में क्रिवी रोग, जर्मनी में रूर, सार, ब्रिटेन की बात करें तो ग्लासगो, बर्मिंघम, लीले, ये सभी विश्व के लौह इस्पात केंद्र हैं मुख्य विद्यार्थियों, इनके बारे में भी आप जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो अमल करते हैं, वो है प्रश्न संख्या 21। भारत के मानचित्र में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र को दर्शाना है। राजकोट, मदुरई, ब्यावर और भीलवाड़ा। देखिए भारत का मानचित्र दिया हुआ है। इस भारत के मानचित्र में हम इन स्थानों को देखते हैं तो राजकोट, देखिए विद्यार्थियों, राजकोट गुजरात राज्य में खंभात की खाड़ी के आसपास ये सूती वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अलावा राजस्थान में ब्यावर, भीलवाड़ा, और चौथा जो केंद्र था वो दर्शाना था आपको मदुरई। तो विद्यार्थियों देखिए तमिलनाडु में ये मदुरई। अन्य जो भारत की प्रमुख जो सूती वस्त्र केंद्र हैं इनको भी आप ध्यान रखें। यह सलेम, चेन्नई, बंगलुरु, बेल्लारी, हुबली, सोलापुर, पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर, मुंबई, सूरत, वडोदरा, अहमदाबाद, भोपाल, देवास, इंदौर, इन सभी सूती वस्त्र उद्योग की स्थिति को भी देख लें। वाराणसी, कानपुर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, पटना, लखनऊ, आगरा, अलीगढ़, मुरादाबाद, ये सभी जो भारत के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं इन सबको भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22।
विश्व जनसंख्या को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों की व्याख्या कीजिए। तो विश्व जनसंख्या प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों में खनिज महत्वपूर्ण कारक हैं। देखिए देखते हैं कि खनिज विश्व जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो खनिज निक्षेपों से युक्त उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन औद्योगिक गतिविधियाँ रोजगार उत्पन्न करती हैं, अतः कुशल और कुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या को सघन बना देते हैं। यानी खनिज खनन कार्य में संलग्न लोग इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और वहाँ की जनसंख्या को बढ़ावा देते हैं। जैसे अब उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर कि अफ्रीका की कटंका की तांबा पेटी इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट है नगरीकरण। नगरीकरण नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। ये परिवहन और संचार के भी बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। अच्छी नगरीय सुविधाएं तथा नगरीय जीवन लोगों का आकर्षण नगरों की ओर खींचते हैं। इन नगर की जो चकाचौंध जो ज़िंदगी है, जो फैशन है, अच्छी जो सुविधा हैं, वो लोगों को नगरों की ओर आकर्षित करती हैं और जिसके कारण नगरों की जनसंख्या वो बढ़ जाती हैं। नेक्स्ट जो तीसरा जो कारण है वो है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करता है। इनमें केवल कारखानों के श्रमिक नहीं होते हैं, बल्कि उनके परिवार के परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक, अन्य सेवाएं भी उपलब्ध कराने वाले होते हैं। यानी औद्योगिकरण में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनके साथ साथ काफ़ी अन्य लोगों का भी योगदान होता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है कि जापान का कोबे ओसाका प्रदेश उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ है। तो खनन, नगरीकरण, औद्योगिकरण ये उद्योगों के विकास के आर्थिक कारक हैं। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न 23वां, राजस्थान में डेयरी उद्योग के विकास हेतु अपने सुझाव दीजिए। तो देखिए इसका आंसर है डेयरी का विकास किसानों को वर्ष भर रोजगार उपलब्ध कराता है। राजस्थान राज्य में जहां किसानों की आर्थिक दशा इतनी अच्छी नहीं है, डेयरी विकास उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए जरूरी है। राजस्थान पशुधन की दृष्टि से घना राज्य है। यहाँ डेयरी विकास के लिए राठी गाय, मुर्रा भैंसों की उन्नत नस्लें भी हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधनों के बावजूद इसके विकास में कई चुनौतियाँ हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस पर अमल होना चाहिए। अब देखिए राजस्थान में डेयरी विकास के लिए कौन कौन से सुझाव हैं। सुझाव नंबर 1, एक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न डेयरी विकास हेतु कार्यक्रम चलाया जाए। यानी राज्य सरकार द्वारा डेयरी विकास के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम को चलाया जाना चाहिए। दूसरा है दुग्ध उत्पादकों को बिचौलियों के चंगुल से मुक्त रखा जाए। गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्यप्रद दुग्ध आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। यहाँ पर स्वास्थ्यप्रद दुग्ध आपूर्ति के लिए प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव है दुग्ध उत्पादकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाए। चौथा है अच्छी नस्ल के विकास के लिए संकरण तकनीकी के अनुसंधान पर बल दिया जाए। नेक्स्ट 5वां, दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध का उचित दाम व बोनस प्रदान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादकों के दुधारू पशुओं के लिए बीमा, स्वास्थ्य, चिकित्सा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाए। सातवां उपाय, दुग्ध उत्पादकों को निःशुल्क डेयरी भ्रमण करवाया जाए। नेक्स्ट 8वां और अंतिम उपाय, डेयरी विकास में भी उन्नत तकनीक का प्रयोग किया जाए। तो इन सभी यदि उपायों को अपनाया जाए तो राजस्थान में डेयरी विकास जो उद्योग हैं वो काफ़ी समृद्ध होगा। तो ये था विद्यार्थियों भूगोल का एक मॉडल पेपर। मैं आशा करता हूँ कि इस मॉडल पेपर में से बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे। आप इन मॉडल पेपर को बार बार पढ़ते रहें